गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ रखा था आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था, और आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद में हमने पढ़ा था जो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद हम पोलराइजेशन पावर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पोलराइजेशन पावर में हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आगे बढ़े थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और हैं पोलराइजेशन के, वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास में कोई भी कभी हमारे पास इस तरह का दे दिया जाए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, उसने क्वेश्चन कहा है, उसने कहा है AL और Al2O3 और उसने कहा है AlF3। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि इसका जो यानी कि निम्नलिखित को कि इसमें ध्रुवण के ऑर्डर में लिखे थे, इनका ध्रुवण का ऑर्डर जो होगा वो देखो किस तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास धनायन है, यहाँ भी ये भी धनायन है, ये भी क्या धनायन है, इन दो तीन यानी कि तीनों में यहाँ पर भी हमारे पास ये सेम है। तो ये है ना, ये और ये जो है ना, तीनों क्या है हमारे पास, सेम है। क्या है, सेम कैटायन है ना, सेम कैटायन है, ये सेम कैटायन है, सेम कैटायन है तो सेम धनायन है। सेम कैटायन मतलब सेम धनायन है, ये हमारे क्या है, सेम धनायन है, समान धनायन है। तो इसमें परिवर्तन चेंजिंग किसमें हुआ है, नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर जो होता है वो होता है -3 चार्ज होता है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे जो होता है -2 होता है, और फ्लोरीन होती है वो होती है -1 होती है। ठीक है, हमारे पास कैटायन सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एनायन जो होता है वो हमारे पास में देखो -1 से -2 -2 से -3 हो गया। तो हमने पोलराइजेशन का ऑर्डर देखे, तो हम यहाँ देखते हैं ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन देखते हैं। इसमें ऑर्डर देखते हैं। तो इसमें ऑर्डर क्या लगेगा, वहां पर हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान होगा आपके लिए। हमने पढ़ाया था कि हमारे पास जो पोलराइजेशन पावर होता है वो चार्ज ऑफ कैटायन या फिर चार्ज ऑफ एनायन, हमारे पास में पोलराइजेशन पावर पीपी है ना, पोलराइजेशन पावर जो था पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑफ एनायन के। किसके था, चार्ज ऑफ एनायन के, चार्ज ऑफ एनायन चार्ज ऑफ एनायन है ना, चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो हम इसी क्रम में हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा। हमारे पास देखो सबसे ज्यादा चार्ज ऑफ पावर हमारे पास में -3 -2 और -1 है, -2 -3 -1 है। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा बेटा, ये आएगा ALN आएगा। ALN के बाद में हमारे पास आ जाएगा Al2O3 आ जाएगा, और इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा AlF3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो होता है पोलराइजेशन का ऑर्डर होता है। और अगर हम यहीं पर बात कर लें और पोलराइजेशन का ऑर्डर हो जाएगा, और यहीं पर हम बात कर लें पोलराइजेशन के ऑर्डर तो हमारा तो हो ही गया। और पोलराइजेशन के पास में अगर हम यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर दे लें, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं दूसरी चीज, इसी में हम देख लेते हैं MP एंड VP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं, इसका हम क्रम देख लेते हैं इसी में। तो हमारे पास बेटा क्या ऑर्डर बनेगा, वो देखो हमने कल पढ़ा था पोलराइजेशन पावर जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डायरेक्टली मतलब 1/2 नहीं, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, पोलराइजेशन पावर के। ठीक है, पोलराइजेशन पावर, इसका मतलब है जिसकी ध्रुवणता ज्यादा होगी उसका MP और VP कम होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे जो इसका ध्रुवण सबसे ज्यादा है, तो इसका भी इससे ध्रुवण इससे कम है, और इस वाले का जो है वो इससे कम है ना। तो सबसे ज्यादा इसका हुआ, फिर उसके बाद इसका हुआ, फिर उसके बाद AlF3 का हुआ। तो हमारे पास पोलराइजेशन पावर के ऑर्डर को देखते हुए हमारे पास जो MP और VP का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर हमारे पास ये MP VP जो होगा सबसे हाई किसका होगा, AL का होगा, फिर F3 का होगा, AlF3 होगा। इसके बाद में हमारे पास किसका हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा Al2O3 का आ जाएगा, Al2O3, और Al2O3 के बाद में आ जाएगा ALN का। ठीक है, अगर इस ऑर्डर को हम ऐसे ना लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी तरह लिख सकते हैं। तो ALN हो जाएगा, और इसे ऑर्डर बदल सकते हैं, चिन्ह बदल देंगे, Al2O3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा AlF3 हो जाएगा, AlF3। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन थे, उन्हें हमने सॉल्व किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं
देखिए आगे हम बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे चलो एक मान लेते हैं कि अगर कभी हमारे पास एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये तो ऑर्डर हो गया, चलो इसे पहले इसे पढ़ो। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, हमारे पास अगर क्वेश्चन हमारे पास ये दे देता है Fe2SO4 दे दिया, Fe2SO4 का होल थ्राइड दे दिया, ठीक है, और एक उसने कह दिया FeSO4 कह दिया, FeSO4 कह दिया। तो ये जो फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट है, इनमें इसने ये पूछ लिया कि किसका गलनांक ज्यादा होगा, किसका गलनांक कम होगा, या किसका एमपी कम होगा, किसका एमपी ज्यादा होगा, या फिर पोलराइजेशन पावर भी देख सकता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर जो ऑर्डर देख रहे कैटायन, देखो कैटायन यहाँ पर कितना, यहाँ पर -2 होता है, तो -3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 जो है, यहाँ पर हमारे पास कितना है, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये तो हमारा FeSO4 का होल थ्राइस होना चाहिए, FeSO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस है ना, और Fe2SO4। तो इसमें हमारा देखो ऑर्डर किसका होगा, हमारे पास जो होगा चार्ज ऑफ कैटायन। इसमें हम एमपी और बीपी की बात करें तो हमारे पास में कैटायन बिल्कुल सेम रहा, ये हमारे पास सेम है, इसमें धनायन हमारा बढ़ रहा है। तो धनायन बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पर जो हमारे पास Fe और SO4 है, FeSO4, इसका जो ध्रुवणता होगा इसका, या हम पोलराइजेशन पावर होगा इसका, तो वो पोलराइजेशन पावर हमारे पास में किसका अधिक हाई होगा, पोलराइजेशन पावर देखो हमने बताया था चार्ज ऑफ एनायन का सेम है, चार्ज ऑफ कैटायन का बढ़ता है। तो हमारे पास जब चार्ज ऑफ कैटायन होगा तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, Fe2 और SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अगर ये तो हमारे पास देखो पोलराइजेशन ऑफ ऑर्डर हो गया, पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर हो गया, ठीक है, का क्रम। बात करते हैं यदि यहीं पर हम एमपी और बीपी ले ले, एमपी एंड बीपी देखते हैं, तो ये बेटा इसका हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, क्योंकि ये उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा FeSO4 का मल्टी पॉइंट जो होगा अधिक होगा किससे, Fe2SO4 का होल थ्राइस से। बात कुछ समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया देख लो, ध्यान से देख लो, हम एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा था Al2O3 और AlF3, इसमें देखो हमारे पास कैटायन, तीनों कंपाउंडों में कैटायन हमारा सेम है, केवल नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन है, सब पे हमारा एनायन का चार्ज बदला हुआ है। तो हम यहाँ ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन लगाते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन जो होता है वो चार्ज ऑफ कैटायन के इक्वल होता है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे उसकी ध्रुवणता भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज ऑफ एनायन कितना, -3 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा वो हमारे पास Al में होगा, इसके बाद में Al2O3 में होगा, इसके बाद में AlF3 में होगा, ठीक है। चलिए यहीं पे हम बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर देखते हैं वो क्या होता है कि पोलराइजेशन पावर जो होती है, पोलराइजेशन पावर के मतलब उल्टा होता है, कौन, पोलराइजेशन पावर के पावर का उल्टा होता है एमपी एंड बीपी। अगर हम किसी भी कंपाउंड का एमपी एंड बीपी देखना होता है तो वहां पर पोलराइजेशन पावर देखते हैं। तो पोलराइजेशन पावर जो होता है हमारा, इसमें क्या है, पोलराइजेशन पावर हमारा Al का ज्यादा है, तो इसमें हमारा एमपी बीपी जो होगा इसका कम होगा, है ना। यहाँ पे बीपी इसका कम, एमपी और बीपी जो होगा वो इसका कम होगा, है ना। यहाँ पर AlF3 का जो पोलराइजेशन पावर है वो सबसे कम है, तो यहाँ पर एमपी और बीपी जो होगा वो AlF3 का सबसे हाई होगा। बात को समझ में आ रही है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक नया क्वेश्चन में देखा था Fe2SO4 का होल थ्राइस देखा था, एक दूसरा हमारा कंपाउंड था FeSO4 मतलब फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो हमारे पास में चार्ज ऑफ कैटायन, यहाँ का चार्ज ऑफ कैटायन 2 है, यहाँ चार्ज ऑफ कैटायन कितना 3 है। यहाँ पर हमारे पास जो एनायन है, हमारे सल्फेट आयन है, इस पर सेम चार्ज रखा है, -2 है, ठीक है। तुम क्या देखते हैं कि पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर देखते हैं, तो हमारे पास चार्ज ऑफ कैटायन जो है फेरिक में ज्यादा है, कितने ज्यादा है, फेरिक। देखो यहाँ पे Fe में कितना है, Fe2 में कितना है, +3 है, तो यहाँ पर चार्ज ऑफ कैटायन जो है वो हाई है, और यहाँ पर चार्ज ऑफ जो कैटायन है वो हमारा कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना 3 है। तो चार्ज ऑफ कैटायन कहाँ ज्यादा है, Fe2 यानी फेरिक वाले में ज्यादा है, फेरस में कम है। तो फेरस में ज्यादा होने के कारण जो होता है, फेरिक में ज्यादा होने के कारण फेरस से फेरिक में ज्यादा है चार्ज ऑफ कैटायन, और एनायन जो होता है वो इक्वल वो हमारा एनायन जो है वो हमारा इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम पोलराइजेशन पावर देखते हैं। तो पोलराइजेशन पावर जो होती है वो हमारी किसमें ग्रेटर होगी, फेरिक में होगा, किसमें होगा, फेरिक में। तो यहाँ पे पोलराइजेशन पावर जो होगी वो हमारी फेरिक में हाई होगी, ठीक है। तो जो ध्रुवण क्षमता होगी वो हमारी फेरिक में सबसे हाई होगी, किससे, फेरस सल्फेट से। अगर हम एमपी और बीपी की बात करेंगे तो हमारा फेरस सल्फेट का ज्यादा होगा फेरिक सल्फेट से, ठीक है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा हो गया, हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ ली थी इसमें।
पहला पढ़ा था एमिशन एनर्जी, मतलब आयनन ऊर्जा पढ़ा था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ी थी हमने, और इसके बाद में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ध्रुवण। क्या पढ़ा था हमने? ध्रुवण पढ़ा था। ध्रुवण पे बहुत सारे सवाल भी देख लिए थे। चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन के बेस पर क्या होता है, एटॉमिक आकार के आधार पर क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं बेटा। हाँ, इसी को हम पढ़ते हैं, हमने ये तो देख ही लिया था, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं बेटा सहसंयोजक कंपाउंड, सहसंयोजक कंपाउंड, तो है ना। सहसंयोजक बंध या फिर सहसंयोजक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, सहसंयोजक कंपाउंड जिनके अंदर बंध बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ देखते हैं पहला कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, मतलब सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध। दूसरा हमारे पास आबंध है, पहला हमने पढ़ लिया था, पहला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक आबंध देखो क्या होता है। सह माने होता है बेटा, पहले हम नाम से देखते लेते हैं। सह माने होता है बराबर, यानी कि सह माने होती है बराबर है ना, बराबर। सहसंयोजक आबंध, संयोजक मतलब होता है साझा, संयोजक मतलब होता है साझा, बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं सहसंयोजक आबंध बोलते हैं, ठीक है, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध, ठीक। कुछ देखो, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं सहसंयोजक बंध, चलो हम देखते हैं सहसंयोजक आबंध। इसमें हम परिभाषा पढ़ते हैं सहसंयोजक आबंध की। हमारे पास क्या होती है सहसंयोजक? परमाणु की मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। परमाणु की मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, है ना। देखो, सहसंयोजक आबंध हमारे पास हम लिखेंगे कि मतलब परमाणु में, कोई भी परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है कुछ। देखिए, हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि मतलब हम कह सकते हैं कि जब जब दो परमाणु आपस में बराबर की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनाते हैं उसे हम, जब दो परमाणु आपस में साझा करके, है ना, आपस में साझा करके बंध का निर्माण करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं, सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं, ठीक है, सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं, सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं, सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं, सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं, ठीक। हाँ, ठीक है। जैसे देखते हैं, हम पहले इसमें देख लेते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे अब जो सहसंयोजक बंध साझा होता है वो हमारा एकल मतलब सिंगल भी होता है ना। जैसे कि हमने कह दिया, मान लेते हैं हमारे पास में उदाहरण में मान लिया CH4, कितना है, CH4 है, CH4। तो यहाँ देखते हैं बराबर की साझेदारी हो रही नहीं। देखो, कार्बन है, कार्बन पहला कार्बन कौन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6 होता है। इसे हम भरेंगे तो 1s2 2s2 और 2p हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा परमाणु जो है वो हमारा हाइड्रोजन का है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ लिखेंगे 1s1।
अगर हम बात करते हैं इसे हम बनाते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कार्बन। ठीक है, इसके कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 1 2 3 कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हमने 1 यहाँ लगा दिया है। एक हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन लगाने? तो 4 लगाने। तो हमने दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, तीसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ले लिया, चौथा हाइड्रोजन जो था वो हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बराबर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अपना स्टेप पूरा करेगा, मतलब 2 डुप्लेट पूरा करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। ये वाला हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, इससे ले लेगा। और ये वाला हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, इससे कार्बन से ले लेगा। और ये वाला हाइड्रोजन डुप्लेट कर यहाँ से इस तरह कर लेगा। ठीक है, करने के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कार्बन में प्रत्येक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इनने चारों हाइड्रोजन ने कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लिया भी और एक इलेक्ट्रॉन दिया भी, है ना, लेना देना दोनों हुआ। तो यहाँ पर जो बंध बनते हैं वो होते हैं हमारे, ये बंध जो कहलाते हैं वो हमारे कहलाते हैं सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध। और इन बंधों को बोलते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। ये होता है सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बनता है। कितना बनता है? एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणु देखते हैं। तो ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे पास परमाणु होता है, पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के लिए हम यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है बेटा। इसे जब भरते हैं कोशों में भरते हैं, सब सेल में भरते हैं, तो 1s2 आता है, 2s2 आता है और आता है 2p। कितना आएगा बेटा? 2p4 आएगा। कितना आएगा? 2p4। अच्छा, ये तो एक ऑक्सीजन हुआ। दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके भी बाहरी कोष में, तो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 2 और 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा टोटल? 4 और 2 कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन है, यहाँ हमने एक ऑक्सीजन और बना लिया। कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गए। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4 कितने हुए? 6। तो एक ऑक्सीजन के 6 है ना, 1 2 3 4 5 और एक कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से 6 हो गया। यहाँ पर किसके इसमें बाहरी आउटर मोस्ट सेल में कितने? 1 2 3 4 5 और एक कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 6, यहाँ भी 6। तो ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसके पास पहुंच जाता है और ये इसके पास पहुंच जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, ये वाला इसे दे देता है। इस तरह से इनका साझा इस तरह से होता है कुछ, वो देखिए वो इस तरह से होता है। इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु को हमने ले लिया, एक परमाणु हमारे पास ऑक्सीजन का ये हो गया, एक परमाणु ऑक्सीजन का ये हो गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और ये कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे भरते हैं 1 2 3 4 5 और कितना हुआ? 6। अब क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला इस तरह से बनाते हैं, क्रॉस साइन द्वारा बनाते हैं इसे भी क्रॉस साइन द्वारा लिखते हैं। तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ये वाला जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ये जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपना स्टेप पूरा कर लेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 8। इसी तरह से ये वाला जो ऑक्सीजन होता है वो भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये अपना स्टेप पूरा कर लेगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ऑक्सीजन परमाणु ने बराबर की साझेदारी की, 2 इलेक्ट्रॉनों को दिया 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया, अर्थात यहाँ पर जो बंध बनता है वो हमारा बन जाता है डबल बॉन्ड। कौन सा बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। कितना होता है? 1 पाई और 1 सिग्मा। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है कब? डबल बॉन्ड में। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 उदाहरण हमने देख लिए। अच्छा, इसी तरह हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड से देखें, क्योंकि वहां भी हमारा कोवैलेंट ये बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। चलिए इसे हम क्या रेस कर दो इसे। चलिए इसे रेस करते हैं। ठीक है, चलो इसे रेस करते हैं। अगला हम पढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये तो डबल बॉन्ड तक का हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड देखो, नाइट्रोजन जो होता है इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। तो जिनके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही इस प्रकार का आबंध बनाएंगे, है ना, वो इस प्रकार का आबंध बनाएंगे।
देखते हैं हमारे पास हमें क्या दिया नाइट्रोजन मतलब N2 कितना होगा N2। तो N2 में हमारे पास दो परमाणु है, एक नाइट्रोजन है दो परमाणु है। इसके बाहरी कोष में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p हो जाएगा 3। 2p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका बाहरी कोष इसका भी ऐसे बनाएगा 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ नाइट्रोजन का कोष बनाते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन बनाते हैं तो नाइट्रोजन में कितने बाहरी कोष में 3 और 2 कितना हुए 5। 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पे हम क्या करते हैं थोड़ा हम मेथड से बनाते हैं क्योंकि भाई बड़े क्लास में आ गए हैं, हम इस बच्चों की तरह थोड़ी सीखना है ना हमें, है ना। ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर भर दिया, 2 हो गए 3 4 और एक कितना हुआ 5 हो गए। यहाँ पर ऐसे भरेंगे 1 2 3 है ना 4 और एक हम भर लेते हैं 5 यहाँ भर लिया। तो ये क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर 3 इलेक्ट्रॉन को और ले ले तो इसके पास 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10। और ये अपनी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेगा, स्थायी कर लेगा, तो ये बंद बनाएगा। तो ये जो है 7 बंद बना मतलब 7 जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को ये इससे अपने इस वाले से ले लेगा और ये जो 3 है ये इससे 3 ले लेगा। ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला लेता है तो 7 3 मिला करके यहाँ पर भी हमारे अष्टक पूरा हो जाता है और यहाँ पर भी हमारे पास में 7 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 7 3 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएगा ना, है ना। कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 8 तो अष्टक पूरा हुआ 2 8 कितना हुआ अष्टक पूरा हुआ। ठीक है। वैसे भी देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अगर हम यहाँ से ना समझे 10 के मेथड से ना समझे तो हम इसे 2 से 8 वाले से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो कैसे करके, गलत मत कर बैठना भाई। यहाँ पे हमारे पास कितने 3 और 2 कितने 5। 5 में यहाँ से 3 आ गए तो कितने हो गए 5 3 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 5 थे 3 10 से आ गए तो कितने हो गए 5 3 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अर्थात हमारे पास जो नाइट्रोजन का जो अणु था उसमें नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ बनता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अच्छा ट्रिपल जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो भी हमारा सहसंयोजक बंध को ही डिफाइन करता है अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड को ही दर्शाता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है कौन सा कोवैलेंट, है ना। कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है अर्थात हमने देखा कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। कितना बनाता है ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को भी फॉर्मेशन ये करता है कौन, ये कोवैलेंट सहसंयोजक बंध। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें ये देखते हैं, जैसे मान लो अगर हमें यहाँ पर हम ये देखते हैं, चलो हम एक उदाहरण और समझते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। हमने HCl हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया, हाइड्रोजन कौन है साइनाइड है। ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड चलो हाइड्रोजन साइनाइड नहीं, यहाँ पर हम C2H2 ले लेते हैं, C2 और H2 ले लेते हैं। ठीक है। तो देखो कार्बन यहाँ पर 2 परमाणु है, कितने परमाणु है इसमें हम देखते हैं बंद बनने या बंद क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं बंद क्या होगा, इसका बंद देखते हैं क्या बनेगा, कितना बंद बनेगा, सिंगल बनेगा डबल बनेगा ट्रिपल बनेगा। ये तो पक्का तय है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। कार्बन के बाहरी कोष में मैंने बताया था कार्बन का जो बाहरी कोष होता है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम कार्बन का लिखना चाहें तो 1s2 2s2 हो जाएगा और 2p कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा 2p कितना 2 बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 4। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम हाइड्रोजन रखेंगे, यहाँ रखेंगे कार्बन के कितने 4 हैं 1 2 3 है ना 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन हमारा इधर होगा, हाइड्रोजन हमारा कहाँ होगा एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। अच्छा C भी 2 है भैया, C भी 2 है और कार्बन भी और हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 है, C भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो इसे हम इस तरह से कुछ बनाएंगे, किससे कैसे बनाना भाई देखते हैं। इसे हम बनाएंगे। देखो हमारे पास में कार्बन है और कौन है कार्बन के बीच में है। तो कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना हो गया कार्बन हो गया। ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ने एक इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ने इधर जोड़ दिया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना स्टेप पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना स्टेप पूरा कर लिया। बात आती है कार्बन की। तो कार्बन जो होता है उसके पास 4 तो है
है ना, 4 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, तो कार्बन के पास 4 तो है, तो एक तो ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन से ले लेगा, वो 4 है कितना, वो 5, 3 इससे ले लेगा। ठीक है, तो हम इसकी संरचना कुछ इस तरह बनाते हैं, देखो इससे थोड़ा चेंज करते हैं, 3 को ऐसे इस तरह बनाते हैं। किस तरह बनाएंगे, 1 2 और 1 3, 3 और कितना, वो 4, ऐसे करके यहाँ बना लेंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये कार्बन होगा, ये अपना स्टेप पूरा करेगा, तो भाई ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये 3 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया, हो गया पूरा। यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास में 4 तो पहले से 5 हो गया, 3 इससे लेगा, तो ये इस तरह से ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बनता है सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड कहलाता है वो हमारा कहलाता है कोवालेंट कंपाउंड, कोवालेंट कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं कोवालेंट यौगिक, या यहीं पे जो बंध बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कितना है, डबल बॉन्ड है। चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे देख लिया सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं, इसमें बॉन्ड प्रकृति जैसे H2SO4 है, या फिर हम एथिल अल्कोहल देख लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल में भी हम इसी तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया हमारे पास H2SO4 है, या फिर एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5 ले लिया और ले लिया OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन हमारे पास कितने, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास कितने, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस वाले प्लेस पे जोड़ देंगे, यहाँ हो गए तो कितने हाइड्रोजन, 3 हो गए, 3 के बाद में एक यहाँ जोड़ दिया, हमारे पास 4 है, कितने हो गए, 5 हो गए, ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन को हमने यहाँ जोड़ दिया और हाइड्रोजन को हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन का पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, तो इस तरह की संरचना बना देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये जो हमारे पास है ऑक्सीजन है, वहां पर हमारे पास 2 लोन पर दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 2 लोन पर दिखा रहा है, 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ कार्बन जो है वो सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये सब कुछ क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये है ना। तो इस तरह से हम देख लेते हैं ना कि सहसंयोजक बंध कब बनता है कब नहीं बनता है, वो हम देख ले। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ लिया कि सहसंयोजक बंध या फिर हम कोवालेंट बॉन्ड जो क्या होता है। ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि जो हमारे पास इसके लक्षण होते हैं, कैरेक्टर ऑफ कोवालेंट कंपाउंड है ना, कैरेक्टर ऑफ कोवालेंट कंपाउंड, कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, है ना। कोवेलेंट कंपाउंड, और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं क्या, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पहला इसका जो लक्षण देखते हैं, वो क्या होता है, पहला इसका लक्षण होता है, सबसे पहली बात तो ये है भाई, देखो कि हमारे पास में जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, तीन अवस्था में पाए जा सकते हैं ना। कोवेलेंट कंपाउंड हमने देखा, हमारे पास में ठोस भी होता था, सॉलिड भी था, हमारा द्रव भी था, और हमारा गैस, तीनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। कौन, कोवेलेंट कंपाउंड। सबसे मेन पॉइंट, तीनों अवस्थाओं में, ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेथेन, CH4, ये बेटा क्या है, हमारी गैस है। CH4 कैसा हमारा गैस है ना, CH4 गैस है। C2H2 ये हमारी गैस है, ये भी हमारी कैसी है, गैस है। C2H2 भी हमारी क्या गैस है। अच्छा, द्रव की बात करते तो एथिल अल्कोहल हमने ले लिया, एथिल अल्कोहल यानी C2H5 और OH, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल जो होता है हमारा कैसा होता है, द्रव होता है। ठीक है, द्रव होता है। अच्छा, हम ठोस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ठोस होगा, हाँ, यहीं पे हम वाटर भी ले सकते हैं ना, इसमें वाटर, H2O, अमोनिया भी ले सकते हैं, NH3। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास द्रव है, ये सब क्या है, हमारे पास द्रव के ही उदाहरण है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, द्रव के ही उदाहरण है। तो यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि अगर हम ठोस की बात करें तो हमारे पास आयोडीन जो हो जाता है, आयोडीन होता है। आयोडीन जो होती है वो हमारे ठोस अवस्था में होती है। कैसा होता है, ठोस। ठीक है, तो आयोडीन में भी हमारे पास यही कैरेक्टर पाया जाता है कि जिसका माइनस का बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम I2 वाले का देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास I कितना है, 2, I कितने 2, तो इनके भी बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो हमारा होता है 1, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। कितना, क्योंकि हैलोजन परिवार का है। कैसे, कौन से परिवार का है, हैलोजन परिवार का है।
हेलोजन परिवार का है ना। फिर कलवार INT है ना, ये हेलोजन परिवार होता है। फिर कल वाहर आई है ना AT। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे पास में क्लोरीन होता है ये हमारे पास सातवां समूह होता है। 5 6 7 सातवां समूह होता है। तो सातवें समूह की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। तो -1 होने के कारण इनका जो समूह संख्या भारी कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो हमारे पास 7 होता है। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए। तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण मान लिया यहाँ बना लिया, एक आई हमारे पास यहाँ है 7 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4 5 6 7। और हमारे पास इसका बना 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 से ले लेगा एक बनाएगा, ये 7 इससे ले लेगा एक बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कितना बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। आई और आई के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा सहसंयोजक लक्षण हो गया इसका। ठीक, तो हमने देखा कि पहला कैरेक्टर है कि कैरेक्टर है हमारे पास में कोवलेंट या सहसंयोजक आबंधों का। सहसंयोजक जो आबंध होते हैं उनका पहला जो गुण है वो क्या है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं सहसंयोजक बंध बनाने वाले, वो सब के सब जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस में भी पाए जा सकते हैं ना। ये जो कंपाउंड होते हैं वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट तो पढ़ लिया हमने, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास में होता है कंडक्टिविटी। दूसरा है हमारे पास कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। कंडक्टिविटी या चालकता। ठीक है, चालकता। कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी चालकता को बोलते हैं। ठीक है, चालकता का मतलब होता है उसमें मतलब जो उसका फ्लो होता है ना, ऊष्मा का जो फ्लो होता है वो हमारे कंडक्टर होते हैं। करंट का भी फ्लो होता है और ऊष्मा का भी फ्लो होता है। मतलब चालकता क्या होता है कि मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे करंट या धारा या फिर क्या ऊष्मा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर है ना पहुंच जाती है, पहुंच सकती हो। ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं चालक। वो हमारे कहलाते हैं चालक। क्या कहलाते हैं? चालकता कहलाती है। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं अगर जिसमें फ्लो होता है वो हमारे कहलाते हैं सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, सुचालक कहलाते हैं, है ना, सुचालक कहलाते हैं। और जो जिसमें फ्लो नहीं होता है, जिसमें करंट का फ्लो इसमें फ्लो होता है, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, वो हमारे कहलाते हैं कुचालक। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों की बातों को हमने देख लिया। तो हम देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे धारा और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, जैसे मान लो हमारे पास में कोई ये लोहे की छड़ है, इस लोहे की छड़ पर अगर हम यहाँ पर हीट करते हैं, या क्या किया हमने? हीट किया। यहाँ पर हमने क्या किया? हीट किया। जब हीट करते हैं तो हल्के इसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बढ़ने के कारण जो होता है वो हमारा ये वाला भी भाग भी हमारा हो जो होता है वो गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? हीट पकड़ लेता है ये भी। ठीक है, तो यहाँ से धारा इधर जाने के कारण या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऊष्मा इधर या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, तभी तो उसमें वो दूसरा सिरा इसका हीट पड़ता है। अगर नहीं जाता तो नहीं जाता। जैसे मान लो अगर हमारे पास में यहीं पर हम मान लें अगर हमारे पास कांच है, तो कांच को अगर हम यहाँ पे कांच करेंगे तो वो भी स्वयं फ्लो हो जाएगा, लेकिन बहुत वो पूरे पिघलने के बाद होता है। ठीक है, वो नहीं। मान लो कागज है, कागज को जलाएंगे तो यहाँ तक हीट नहीं पहुंचेगा ना, वो यही भी जल जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो सहसंयोजक लक्षण होता है उसमें कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है वो देखते हैं। क्या होती है कंडक्टिविटी यानी कि सहसंयोजी अयौगिक जो होते हैं वैड कंडक्टर होते हैं। वैड कंडक्टर मतलब होता है, वैड कंडक्टर का मतलब होता है कम। ठीक है, हाँ, जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कम चालकता प्रदर्शित करते हैं। कम चालकता प्रदर्शित करते हैं। कौन?
कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो कम चालकता प्रदर्शित करते हैं। कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो कम चालकता प्रदर्शित करते हैं। कौन? कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो कम चालकता को प्रदर्शित करते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, यहीं पर एक बात और समझते हैं कि हमारे पास, हाँ ये तो बात सही है कि जो हमारे पास में कोवैलेंट कैरेक्टर के कंपाउंड होते हैं उनमें कम चालकता पाई जाती है, उसमें धारा का जो फ्लो होता है या ऊष्मा का जो फ्लो होता है वो कम होता है, ये तो क्लियर है कि वहां पे कम होता है। ठीक है, लेकिन कम होने के बावजूद भी यहाँ पर ये हमने देखा कि हमारे पास जैसे जल है और हमारे पास वाटर है, तो ये ऊष्मा के चालक होते हैं, तो ऊष्मा इनमें बनता तो बंद है। जैसे हमने मान लिया अमोनिया है, NH3 हो गया हमारे पास H2O हो गया। ठीक है, अमोनिया का उदाहरण ले लिया हमने, H2 का ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास बैड कंडक्टर तो होते हैं, बैड कंडक्टर तो होते हैं, तो बैड कंडक्टर होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, बैड कंडक्टर है, लेकिन यहाँ क्या है NH3 और H2O में अगर ये इनके लिए जो होते हैं वो स्वयं मतलब जल स्वयं के साथ है ना, स्वयं के साथ जो होते हैं वो आयनिक होने का गुण होता है इनमें, है ना, आयनित हो जाते हैं। जैसे अगर हमने क्या बात कही, जैसे अमोनिया है हमारे पास, वाटर है, हमने उदाहरण कह दिया। ठीक है, कम बैड कंडक्टर होते हैं, किंतु है ना यहाँ पर हम अपवाद में जान सकते हैं, अपवाद, या हम अपवाद के रूप में पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? NH3 है हमारे पास, NH3 है, यहाँ कौन है हमारा H2O है, तो H2O को अगर हम H2O के साथ ही मिलाएं, H2 को H2O के साथ ही मिलाते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O+ बना लेता है और बना लेता है H3O+ बना लेता है और बना लेगा OH- बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया के साथ जब मिलाएंगे, अमोनिया को अमोनिया के साथ ही जब मिलाते हैं तो ये बना लेता है NH4+ बना लेता है और बना लेता है NH2 बना लेता है। क्या बना लेता है? NH2, है ना, यहाँ पर NH2- बना लेता है। ठीक है, बात ये समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि मतलब कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो उनके अपने ही मतलब दूसरे अपने ही यौगिक के साथ में मिल करके क्या करते हैं, कैटायन बना लेते हैं, या हम कह सकते हैं आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो स्वतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे यौगिक जो स्वतः आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। ठीक है, उनमें है ना कंडक्टिविटी का नेचर पाया जाता है, कंडक्टिविटी का नेचर पाया जाता है। किसमें बेटा? जो कि स्वतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, वैसे जो बैड कंडक्टर होते हैं, वैसे जो हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, बुरे चालक होते हैं, अर्थात ही कुचालक होते हैं। किंतु अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो स्वतः आयनित होने का गुण रखते हैं, उनमें हमारे पास में कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास अमोनिया हो गया, H2 हो गया, तो अमोनिया के साथ जब मिलाते हैं तो यहाँ पर अमोनियम आयन बनता है, अर्थात ये अपने आयनों में ही वियोजित हो जाता है। जल को जल के साथ मिलाते हैं तो ये आयनों में वियोजित हो जाता है, तो इसी कारण से इसमें बैड कंडक्टर का गुण नहीं होता है, अर्थात वो वैद्युत के कंडक्टर का मतलब वैद्युत की कंडक्टिविटी का कार्य शो कराते हैं। ठीक है, चालकता का गुण पाया जाता है उनमें। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। चालकता हमने पढ़ लिया, तो चालकता पढ़ने के बाद हम देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। स्टेबिलिटी विलेयता का मतलब होता है घुलना। विलेयता का मतलब होता है घुलना, मतलब एक पदार्थ में जब दूसरा पदार्थ आसानी से घुल जाता है पूरी तरह से, तो वो विलेय हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, तो उसे हम विलेयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेयता। अगर हम पढ़ते हैं विलेयता, या हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी, इसे हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी नहीं, सॉरी मिस हो रहा है, गलत हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बोलते, उससे हम सोलिबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी नहीं, सोलिबिलिटी, विलेयता, है ना, सोल्यूबिलिटी, हाँ विलेयता। स्टेबिलिटी तो स्थायित्व होता है भाई, सॉरी स्टेबिलिटी जो होती है ना वो हमारा स्थायित्व होता है। गलती से मिस हो रहा था भाई, ये नहीं बोल रहा था मैं, ये बोल रहा था। ठीक है,
सॉल्युबिलिटी। चलिए सॉल्युबिलिटी देखो, विलेयता क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास चीनी है, कौन है बेटा, चीनी है, और चीनी में पानी को मिलाना है, चीनी में पानी को मिलाना है। तो यहाँ पर देखो चीनी पानी में मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, शरबत बनता है ना, क्या बनता है, शरबत। तो चीनी किसमें मिली, नहीं पानी में, तो इसमें सॉल्युबल कौन हुआ, ये हमारे पास में हो गया, कौन हो गया, ये विलेय हो गया, ये कौन हो गया, विलेय हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया विलायक, क्योंकि इसमें घुला है, ये हो गया विलायक, विलायक, और ये हो गया विलियन, ये क्या बन गया हमारा, विलियन बन गया, ठीक है, विलियन बन गया। तो विलियन के 2 पार्ट होते हैं, विलय और एक विलायक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो विलेयता होती है, विलेयता क्या होती है कि किसी पदार्थ मतलब 1 लीटर विलियन में घुले, है ना, 1 लीटर, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में घुले, मान लो अगर यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर विलियन की जो मात्रा है वो हमने मान ली 1 लीटर पढ़ लिया, कितना पढ़ा, 1 लीटर, 1 लीटर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे परिभाषा कैसे करेंगे, देखो 1 लीटर विलियन में घुले विलय पदार्थ के, विलय पदार्थ, है ना, या हम कह सकते हैं कि बिलियन, है ना, बिलियन में घुले, बिलियन, बिलियन में घुले विलय पदार्थ, विलय पदार्थ के घुलने की मात्रा को विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता, विलेयता कहते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कितना घुल सकता है, मतलब कितना घुल सकता है, घुलने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी ना, ऐसा तो नहीं हो अब चीनी को पानी में घुले तो हमेशा घुलता रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं घुलेगा ना। जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, विलेयता हमारे पास बढ़ जाएगी, तो वहां घुलना बंद कर देगा, एक स्थिति ऐसे आएगी वो घुलना बंद कर देगा, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास, हम पढ़ते हैं, चलिए ये हमने पढ़ लिया, ध्यान, चलिए आगे बढ़ते हैं, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, आध्रुवीय यौगिक, हाँ, यहाँ पर देखो मेन जो होता है वो हम देखते हैं कि जो आध्रुवीय यौगिक होते हैं वो आध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। आध्रुवीय विलय जो विलयन होते हैं, आध्रुवीय विलयन जो होते हैं या आध्रुवीय जो यौगिक होते हैं वो आध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, है ना। आध्रुवीय यहाँ हम देखते हैं कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, है ना, नॉन पोलर कंपाउंड या आध्रुवीय विलयन, आध्रुवीय यौगिक जो होते हैं आध्रुवीय विलयन में, आध्रुवीय, 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 आध्रुवीय विलायकों में, विलायक में विलय होते हैं, आध्रुवीय विलायक में विलय, मतलब घुल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घुल सकते हैं, घुल सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर आध्रुवीय क्या होता है, नॉन पोलर हमारे पास, जैसे हमने कह दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कितना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को जो हम इसमें घोलेंगे तो वो आध्रुवीय में ही घुलेगा, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, वो भी हमारा आध्रुवीय होता है, ठीक है। तो हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आध्रुवीय यौगिक जो होते हैं, आध्रुवीय यौगिक जो होते हैं आध्रुवीय विलायकों में घुल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर मेन बात यह है कि आध्रुवीय जो विलायक, आध्रुवीय जो यौगिक होते हैं, आध्रुवीय कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे वंडर वाल्स बॉल बनाते हैं, वंडर, हाँ वो हमारा वंडर वाल्स, है ना, वंडर वाल्स, वाल्स बाल द्वारा, वंडर, वंडर, वंडर वाल्स, वंडर वाल्स बॉन्ड के द्वारा जो अटैच होते हैं, ऐड होते हैं, मतलब ऐड होते हैं या अटैच होते हैं, ठीक है, ऐड या जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, वंडरवाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरी बात यह है, इसमें वंडरवाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरी बात यह है क्या है कि वंडरवाल जो बल होते हैं वो हमारे छीड़ बल होते हैं। कैसे बल होते हैं बेटा, छीड़ बल होते हैं। छीड़, छीड़ का मतलब होता है कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं, जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। जब बहुत आसानी से टूट जाएंगे अर्थात इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या बहुत ही आसानी से गल जाएगा, आसानी से गल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास वंडरवाल्स बल पाया जाता है, इसी कारण की जो विलेयता होती है वो हमारी ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विलेयता पढ़ लिया हमने। विलेयता के बाद हम पढ़ते हैं समावेयता। क्या पढ़ते हैं, समावेयता। इसी में एक हेडिंग आता है हमारा समावेयता, है ना, समावेयता। समावेयता
चलिए क्लास, आज हम क्लास को यहीं पे ब्रेक लेते हैं, है ना। चलिए भाई, आज हम क्लास को यहीं फाइनल करते हैं, और हम कल आपके लिए जो लेके आएंगे वो भी हमारा इसी से रिलेटेड होगा। कल हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ाएंगे कल। आज तो कोवैलेंट है, इसलिए कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कल का जो हमारा वर्क होगा तो वो होगा कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, उपसंयोजक बंद पढ़ेंगे। उपसंयोजक पढ़ेंगे तो उपसह संयोजक पढ़ेंगे हम कल। ठीक है भाई, तो हम हमारे कल इसी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे जो चैनल दिया है, इस चैनल के लिंक पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे कि हमारे जितनी भी वीडियो आए वो आपकी टीचिंग के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, मेरी यही दुआ है कि जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व कराए जाए उनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2023 का जो एग्जाम है उसमें आप सेलेक्ट हो। थैंक्स।